रत्ती अपनी स्पिरिचुअल मदर का भी कत्ल कर देती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उन्होंने अपनी छोटी बहन का जब वो बहुत छोटी थी तब कत्ल करा था। उनके भी घर में जैसे ही शुभम ने कदम रखा, सारे शीशे जहां जहां से भी शुभम गुजरा होगा वो अपने आप चटकने लग जाते थे। वो जाता है पार्क में और उसको एक लड़की दिखती है, छोटी सी बच्ची। वो चैंट कर रहा होता है, वो अपना मेडिटेट कर रहा होता है, वो पूरी प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो बलि का एक प्रोसेस होता है वो सब फॉलो कर रहा होता है। वो चाकू उठाता है और चाकू जोर से चैंट करते करते ये स्टोरी चालू होती है शुभम से। शुभम की अगर जिंदगी के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको उसके लिए बहुत तरस आएगा। उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड रही है, मतलब मोस्टली लोगों की लाइफ से बहुत ही ज़्यादा हार्ड। जब शुभम पैदा हुआ था तो शुभम को पता ही नहीं उसके माँ बाप कौन है। उसे अनाथ आश्रम छोड़ दिया गया था। उसके माँ बाप जिंदा थे, मर गए थे, क्या था किसी को नहीं पता। अनाथ आश्रम में जब वो बड़ा हुआ, थोड़ा सा पला बड़ा, तो वहाँ पे भी अब क्योंकि अनाथ आश्रम में देखो लाइफ इजी तो होती नहीं है, और वो अनाथ आश्रम इन पर्टिकुलर बहुत ही बुरा था। मैं ऐसा नहीं कह रही सारे बुरे होते हैं, पर वो वाला बहुत बुरा था। वहाँ बच्चों को मारा जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, उन्हें खाना नहीं दिया जाता था, उनको बहुत ही बुरी तरीके से रखा जाता था। मतलब सोने के लिए भी ज़मीन पे सुला देंगे बिना चद्दर के, ठंड में ठंडे फर्श पे, या मान लो कि गर्मी में पंखा नहीं चलाएंगे। मतलब बहुत बुरा बुरा होता था। शुभम को ना ऐसा नहीं किसी ने अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करी, शुभम को अडॉप्ट करने की कोशिश की गई। और पहली बार जब वो मतलब छोटा ही था, 4-5 साल का ही मान लो, उसे अडॉप्ट भी किया गया। एक परिवार ने जिनके ऑलरेडी घर पे एक लड़की थी, शुभम को अडॉप्ट कर लिया। पर सिर्फ 13 दिन के अंदर अंदर उसी परिवार ने शुभम को वापस अनाथ आश्रम में भेज दिया। जब घर वालों से पूछा गया कि आपने पहले तो अडॉप्ट करा, इतना लंबा प्रोसेस होता है अडॉप्शन का, तो फिर आपने बच्चे को वापस क्यों भेज दिया? आपका तो मन ही था ना बच्चे को रखने का, तो फिर ऐसा क्या हुआ? उस परिवार के लोगों ने बताया कि शुभम पनौती है। शुभम जब से उस घर में आया है तब से उनके घर में बहुत बुरा हो रहा है। उनके घर के कांच अपने आप ही चटक जाते हैं, टूट जाते हैं। और उनके घर में मतलब सिर्फ कांच टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सिर्फ कांच तक बात होती तब भी ठीक था, मगर उनके घर में बहुत अजीब चीज़ें भी हो रही है। दरवाजे अपने आप बंद होने लग जाते हैं, हवा नहीं चल रही, कुछ भी नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा, पर दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो जाएगा और पूरे घर में उसकी आवाज़ आएगी। कभी कभी प्लेट्स खुद से शेल्फ से नीचे गिर जाती थी। मतलब किचन में कोई भी नहीं है, पर प्लेट अपने आप नीचे गिर गई। कांच रखा हुआ है, अभी भी 3-4 दिन से वो कांच था, सब कुछ था, इतने सालों से वो कांच था, ठीक था, पर जैसे ही उसके आसपास से शुभम गुजरा वो चटक गया। यानी कि सिर्फ शुभम की परछाई पड़ने से ही कांच टूट रहे थे। और यहाँ तक भी बात ठीक थी, परिवार वाले शायद ये भी मानने को तैयार थे। जो उस परिवार में सबसे छोटी लड़की थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, उसको रात को डरावने सपने आने लग गए और वो मर गई बेचारी। और ऐसे वैसे नहीं मरी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य, कोई भी इंसान बता ही नहीं पाया कि वो मरी कैसे। पर मरने से पहले से, जिस दिन को शुभम को उस घर में लाया गया था, उस दिन से उस लड़की को खून की उल्टियाँ हो रही थी, काली, एकदम ब्लैक, डार्क रेड खून की उल्टियाँ। कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाया कि इसका रीज़न क्या है। वो बच्ची जो अब तक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थी, सही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, शुभम के आने के बाद से इतनी बीमार पड़ गई कि सिर्फ कुछ दिनों के अंदर अंदर उसकी मौत हो गई। बात ये भी बहुत ज़्यादा वियर्ड है। मतलब ये भी उस परिवार ने नहीं बोला कि मैं बच्ची के मरने के बाद शुभम को देने वाला था, ये भी उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी मरने के बाद, मतलब ये पति ने बोला था, मेरी बेटी के मरने के बाद मेरी बीवी को भी वैसे ही खून की उल्टियाँ होनी चालू हो गई। मैं शुभम की वजह से अपनी बेटी खो चुका हूँ, अपनी बीवी नहीं खो सकता। ये कह के उस परिवार ने शुभम को वापस अनाथ आश्रम में दे दिया। अब अनाथ आश्रम वाले लोगों को लगा कि यार लोग बहाने बना रहे होंगे, जैसे बच्चों को पालने में खर्चा भी लगता है, कुछ लोग होते हैं मतलब आप बोल भी नहीं सकते, पर वो जो अनाथ आश्रम वालों के दिमाग में मन में था कि शायद पैसे की वजह से दे दिया होगा, या खुद का खून नहीं है इसलिए दे दिया होगा, या कुछ तो होगा इनका, मतलब झूठ बोल रहे होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं पॉसिबल। इतने सालों से शुभम अनाथ आश्रम में भी तो रह रहे, तब वहाँ पे ही हो जाता अगर ऐसा कुछ होता तो। वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर ऑफकोर्स ये एक बहुत ज़्यादा रेड साइन होता है, एक बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग होता है कि किसी बच्चे को कोई वापस दे रहा है और ये स्टोरी सुना रहा है, तो वो थोड़ी डिस्टेंस बना लेते हैं, पर टोटली बिलीव नहीं करते। एंड एनीवेज उन्हें शुभम से क्या ही फर्क पड़ता था। कुछ 2-3 साल निकलते और ऐसा नहीं है किसी और परिवार ने शुभम को अडॉप्ट नहीं करा, शुभम को फिर से एक परिवार वाले अडॉप्ट करते हैं। इस परिवार के साथ भी सेम चीज़ होती है।
जिस दिन से शुभम घर में आया था उस दिन से ही शीशे चटकने लग गए, दरवाजे अपने आप खुलने लग गए, अपने आप बंद होने लग गए, लोग बीमार पड़ने लग गए, फाइनेंशियल कंडीशन नीचे चली गई। सोचो सिर्फ कुछ दिन के अंदर अंदर इतनी चीज़ें हो गई। और वहाँ पे भी उस घर में भी जो औरत थी, जो लेडी थी, उन्हें खून की उल्टियाँ आना चालू हो गई। ये लोग भी शुभम को कुछ दिन के अंदर अंदर वापस अनाथ आश्रम भेज देते हैं। अब अगर आप शुभम की साइड से समझो, वो कितना अनलकी है लाइफ में। पहले तो वो अनाथ आश्रम में पला बड़ा, थोड़ा उसको एक परिवार वालों ने कोशिश करी अडॉप्ट करने की। वो परिवार के साथ ऐसा हो गया कि शुभम को ही वापस अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। उसको हर जगह से अनलव्ड फील हो रहा है। अनाथ आश्रम में तो उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हुआ नहीं, मगर जो इंसान उस पर चांस भी ले रहा है कि चलो हम प्यार देंगे, उस इंसान के साथ भी कितना बुरा बुरा हो रहा है ना। और उसको वहाँ से भी यही सुनने को मिला कि ये तो पनौती है, ये तो बुरा है, इससे दूर रहो। इस इंसिडेंट के बाद जब शुभम को वापस अनाथ आश्रम भेजा गया ना, अनाथ आश्रम वालों ने पूरा डिस्टेंस बना लिया अपना शुभम के साथ। उसे अलग रखते थे, एक अलग कमरा असाइन कर दिया था, उसके साथ कोई नहीं खेलता था, वो एकदम अलग पड़ा रहता था। मतलब वो पूरा दुनिया में तन्हा हो चुका था। अब क्या होता है, अनाथ आश्रम में भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है। जैसे एक सर्टेन एज से पहले आप किसी बच्चे को मतलब भगा भी नहीं सकते, आपको उसे रखना ही पड़ेगा अगर वो आपके केयर में है। तो अगर उसे कोई और अडॉप्ट नहीं कर रहा तो आपको अपनी केयर में रखना ही पड़ेगा एक सर्टेन एज तक, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता या जब तक वो खुद के पैरों पे खड़े होने के सक्षम, काबिल, अक्लमंद नहीं हो जाता। और भी बहुत चीज़ें हैं। अब अनाथ आश्रम वाले कुछ कर तो नहीं सकते थे, क्योंकि इस एज तक भी, ये दूसरे फैमिली के इंसिडेंट के बाद भी शुभम इतना बड़ा तो था नहीं। फिर भी शुभम को एक और फैमिली को वो दिखाने का पुश करते हैं। ये जो अब अडॉप्ट करने आई होती है, ये कोई फैमिली नहीं होती, सिर्फ एक लेडी होते हैं, इनके पति मर चुके होते हैं, इनका कोई बच्चा नहीं होता, और इनको अपनी लाइफ में एक मकसद के लिए कि मेरे को जीने का एक मकसद तो चाहिए, मेरा पति मर गया और मेरे पास कोई वजह नहीं है जीने की, तो वो एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहती थी। वो एक ऐसा बच्चा अडॉप्ट करना चाहती थी जो एकदम बहुत न्यूबॉर्न बेबी हो, मतलब सिर्फ 1-2 हफ्ते का हो या कुछ, जिसे वो बचपन से ही अपना एज हर ओन पाल के बड़ा कर सके। पर जब वो अनाथ आश्रम में अडॉप्ट करने गई, बार बार अनाथ आश्रम वाले शुभम की बात किए जा रहे हैं, ये बच्चे की बात कर रहे हैं, ये शुभम की बात कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हो और आपको पता है कि यार मैं तो ये चाहता हूँ, पर शॉपकीपर आपको कुछ और बेच रहा है। मतलब वो अनाथ आश्रम वाले शुभम को एक मटेरियल जैसा, एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसी चीज़ की तरह ट्रीट कर रहे थे जिन्हें बस उसे अपनी जगह से निकालना है। और यही बात शायद वो लेडी भी समझ गई कि यार ये शुभम को भगाना चाहते हैं समहाउ, और अगर मैं नहीं अडॉप्ट करूँगी, वो लेडी नहीं अडॉप्ट करेगी, तो शुभम को ये लोग जल्द ही निकाल देंगे या कहीं उसके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा ना कर दे। वो लेडी अच्छे दिल की वजह से शुभम को अडॉप्ट कर लेती है। वो लेडी शुभम को अडॉप्ट भी कर लेती है, और उन लेडी के साथ भी, उस लेडी के साथ भी सेम वो चीज़ें होती हैं जो बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ हो रही थी, बाकी उन लोगों के साथ जो शुभम को अडॉप्ट करने की कोशिश कर चुके थे। उनके भी घर में जैसे ही शुभम ने कदम रखा, सारे शीशे जहाँ जहाँ से भी शुभम गुजरा होगा वो अपने आप चटकने लग जाते थे। प्लेट्स रात को अपने आप बिना किसी की किचन में मौजूदगी के गिर के टूटने लग जाती थी। कभी कभी दरवाज़ा बंद, दरवाज़ा जिसपे हो सकता है कुंडी भी लगी हो, वैसा एकदम टाइट बोल्टेड दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। और ऐसा खुलता था जैसे आंधी में बिल्कुल हवा आई हो और वो खुला हो, पर ना तो कोई हवा थी और ना ही कोई और तरीका था उस दरवाजे के खुलने का। कभी दरवाजे बंद हो जाते थे। उस लेडी को भी, जो शुभम को भी पाल रही थी, खून की उल्टी आना पहले दिन से ही चालू हो गई थी, पर उसने पहले तो कई दिनों तक शुभम को पता ही नहीं लगने दी ये बात। समहाउ लकीली अनलकीली कैसे भी वो लेडी बहुत दिन तक जी जाती है। वो शुभम से बहुत प्यार करने की कोशिश करती है, उन्हें बहुत केयर देने की कोशिश करती है उन चुनिंदा दिनों में, मगर उनकी हालत ही नहीं होती वो वैसा कर सके। वो फिजिकली इतना ज़्यादा फिट ही नहीं होती, क्योंकि वो तो बार बार बीमार पड़ जाती है, उनको तो खून की उल्टियाँ आ रही है, उनके तो घर में सब खराब हो रहा है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही है, तो चाह के भी शुभम को वो नहीं दे पाती जो शुभम को बचपन से चाहिए था। कुछ दिनों में उनकी भी मौत हो जाती है। पर अब क्योंकि वो लड़की है, वो जो लेडी है, वो अकेले ही रहती थी और शुभम को भेजने वाला कोई नहीं था, तो शुभम फैसला लेते कि मैं यहीं रहूंगा, मैं अनाथ आश्रम वापस नहीं जाऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि ये मर चुकी है और मैं यहीं रहूंगा। शुभम जितने भी लास्ट राइट्स वगैरह होते हैं उस लेडी के करवाते हैं। लेडी का और कोई होता भी नहीं है, पति होते हैं, वो तो पहले ही मर चुके होते हैं। आई डोंट थिंक उनकी फैमिली के साथ भी उनका कोई कनेक्शन था, क्योंकि कोई भी नहीं आता। शुभम फिर से अनाथ हो जाता है। अब उनके ऊपर कोई हाथ नहीं है, पर अब उनके ऊपर एक छत है। मतलब पहले तो उनका खुद का कोई घर भी नहीं था ना, बट अब वो लेडी जो शुभम को अडॉप्ट करके लाई थी, उन्हीं का घर अब शुभम का घर था। और अब शुभम थोड़ा बड़ा हो ही चुका था, वो थोड़े सालों में मैच्योर हो ही जाता, अडल्ट हो ही जाता, तो वो वापस भी नहीं गया। पर अब उसने ना एक मिशन बना लिया था। अब क्या होता है, एज ह्यूमंस हमारी लाइफ में जिस चीज़ की कमी होती है हमें वही चाहिए होता है। अगर आप शुभम के बारे में सोचो तो उसकी क्या कमी थी?
प्यार की, फैमिली की, अपनेपन की, केयर की, इन सब की कमी थी ना। तो शुभम एक मिशन बनाने लेता है कि वो अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट करना चाहता है। पर जो इंसान बचपन से किसी के साथ मतलब मिला ना हो, कनेक्ट ना हुआ हो, जिसे पता ही ना हो कि प्यार दिखता कैसे है, प्यार करते कैसे है, प्यार रिसीव कैसे करते हैं, वो बेचारा कैसे ही किसी के साथ कनेक्शन बनाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने ट्राई नहीं करा, उसने बहुत ट्राई करा, पर शुभम खुद के लिए भी बहुत अनलकी था। चाहे पढ़ाई करते वक्त, स्कूल डेज, कॉलेज डेज, चाहे जॉब करते वक्त, उसका कहीं पे भी लक चला ही नहीं। जो भी आप सोचते हो आपके साथ बुरा हुआ होगा ना, उससे कहीं बुरा शुभम के साथ हो चुका है और होता आ रहा था उसकी पूरी जिंदगी तक। अगर मैं आपको शुभम की लाइफ के बारे में भी बताऊं तो मतलब उसकी लाइफ सभी खराब था, पर उसकी लाइफ थोड़ी वियर्ड भी थी। मैं बताती हूँ कैसे। शुभम जब छोटा था ना, बचपन से उसे एक लड़की के सपने आते थे, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के। वो ना जब छोटा था तब तो उसको वो सपने क्लियर नहीं दिखते थे, उसे समझ नहीं आता था ये लड़की कौन है, क्या है, व्हाटएवर। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसे उस लड़की से अट्रैक्शन होने लगा कि यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है। और सपने भी उसे ऐसे ही आते थे जैसे मूवी के सीन में नहीं दिखाते कि कोई बहुत बढ़िया हीरोइन है, कोई बहुत सुंदर एक्ट्रेस है और मतलब बीच पे चल रही है, हवा से बाल उड़ रहे हैं, मतलब पूरा रोमांटिसाइज करके जैसे दिखाते हैं। शुभम के सपने भी वैसे ही थे। उस लड़की का जो इमेज शुभम के मन में था बचपन में, वो बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज कर दिया गया था, बहुत ज्यादा प्यारा कर दिया गया था कि वो लड़की बहुत खुले स्पेस में चल रही है, भाग रही है, उसके बाल लहरा रहे हैं, वो हंस रही है, उसके हंसने की आवाज शुभम को सुनाई दे रही है, उसकी आंखें बहुत सुंदर है, उसके बाल बहुत लंबे हैं। शुभम ने बचपन से ही कोई फैमिली लव ये सब तो देखा नहीं था, और जब एक ही सपना, एक ही लड़की का सपना उसे बार बार आता गया, तो उसको ऐसा दिमाग में लगने लग गया कि यही उसकी डेस्टिनी है, उस लड़की को ढूंढना, उस लड़की से शादी करना ही उसका लक बदलने का, जिंदगी बदलने का एकमात्र तरीका है। बहुत कोशिश करता है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जहाँ जहाँ जाता है उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, नहीं मिलती। और उसके अलावा उसे किसी और लड़की से अट्रैक्शन भी नहीं होता, कुछ पसंद भी नहीं आती, और लाइफ तो उसकी अच्छी चल ही नहीं रही होती। अब अच्छा, लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती वो तो एक अलग बात है, पर वो खुद के लिए कैसे एकदम बहुत ही बुरा था, खुद का कैसे दुश्मन था वो, मतलब दुश्मन भी नहीं कह सकते, पर खुद के लिए वो कैसे हैवी था वो मैं बताती हूँ। शुभम की ना बचपन से एक आदत थी, जब वो सोता था, जब उसे ये सपने आते थे ना, वो खड़ा होकर चलने लग जाता था जहाँ पे भी वो होता था। जैसे जिस घर में भी वो गया, ये आदत जहाँ पे भी वो रहता था, अनाथ आश्रम में, घर में, हमेशा ये आदत उसको फॉलो करती थी। पर कभी भी इस आदत से उसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ स्टार्टिंग में। धीरे धीरे क्या होने लगा कि शुभम जब ये सपने देखता था और चलता था, वो जहाँ भी जाता था, जहाँ भी रहता था, ये उस जगह के किचन में चला जाता था। वो किचन में जाके एक बहुत बड़ा सा चाकू उठाता था और अपने पूरे हाथ पैरों में काटने लग जाता था, निशान बनाने लग जाता था। अब ये सब शुभम होश में नहीं कर रहा है, वो नींद में है, वो सो रहा है। जैसे स्लीप वॉकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, स्लीप टॉकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, शुभम खुद को नींद में मार रहा था, चोट पहुंचा रहा था। और शुभम की रोज नींद कैसे खुलती थी, आँख कैसे खुलती थी, वो ऐसे खुलती थी कि वो मार रहा है, और एकदम से उसे दर्द महसूस हुआ और वो उठा और उसने देखा कि उसके हाथ से खून बह रहा है और उसके हाथ में, दूसरे हाथ में चाकू है। अब उसको कभी समझ नहीं आया कि वो नींद में खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसे बहुत तरीके निकाले अपने आप को बचाने के लिए। अनाथ आश्रम में, वो बाकी के 2 घर में, तो वो खुद को कैसे न कैसे बचा लेता था। कभी अपने आप को कमरे में बंद करवा देगा किसी से, कभी बिल्कुल चाकू छुपा देगा। अनाथ आश्रम में तो उसके पास इतना वैसे ही एक्सेस नहीं था, दूसरे घरों में वो इतने दिन रहा नहीं। पर जब से उसकी ये थर्ड जो स्टेप मदर थी, जो थर्ड उनकी जो अडॉप्टेड मदर थी, उनकी मौत के बाद जब शुभम जब से अकेले रहने लगा और उसके पास एक पूरा घर था, तब से ये आदत बहुत बुरी हो गई थी, मतलब बहुत बढ़ गई थी। अगर आप शुभम के हाथ को देखना चाहो तो इमेजिन करो कि किसी आदमी के 2 हाथ है और वो यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ कट्स में भरे हुए हैं, हर जगह पे कट है, हर जगह पे कट है। वो चाकू से उसने खुद बनाए हैं, ऐसे नहीं कोई और उसे हार्म कर रहा है, खुद बनाए हैं। और जब ये सब हो रहा है तो अब आप सोचोगे कि पहले कट में उसकी नींद क्यों नहीं खुली। ये तब है जब शुभम को वो सपने आ रहे हैं जिसमें वो लड़की है। वो उन सपनों में इतना ज्यादा खो जाता था कि उसे दर्द भी महसूस नहीं होता था तब तक, जब तक बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। अब सोचो ऐसा वैसा हो रहा है। शुभम की जॉब्स में भी कुछ अच्छा नहीं चला था, मतलब वो फाइनेंशियली भी कुछ इतना बढ़िया कर नहीं पा रहा था। और उसकी मदर, जो अडॉप्टेड मदर थी, जो मर गई, जिसके घर में वो रह रहा है, वो भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही थी शुभम के आने के बाद से। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत लैविश लाइफस्टाइल जी रहा, वो बहुत घुट के जी रहा था। उसको ना, जैसे आप किसी भी इंसान के साथ थोड़ा बहुत भी बुरा होता है तो वो भगवान को ब्लेम करने चले जाते हैं कि भगवान बताओ मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या
मेरे को इतना मनहूस क्यों बनाया, या मेरे को इतना लकी क्यों करा, या मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, या मेरे से सारी दुश्मनी निकालोगे, वैसा वाला। जिस भी आप गॉड को मानते हो, आप जिस भी पावर में मानते हो, आप उसको ब्लेम करने लग जाते हो। ब्लेम भी क्या करने लग जाते हो, सवाल पूछने लग जाते हो, क्योंकि ह्यूमंस की साइकी है, आदत है, नेचर है कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो ऑफकोर्स आप जानना चाहोगे कि क्यों हो रहा है भाई, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और अगर आप सामने वाले को नॉर्मल देखोगे तो आपको लगेगा अरे वाई मी वाली चीज। तो शुभम हमेशा से सवालों के जवाब जानना चाहता था। साइंस तो उसे ये जवाब दे नहीं सकती थी, है ना, क्योंकि वो पहले से ही समझता था कि ये साइंस और डॉक्टर्स के बस का जवाब देना वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाके ये सब बातें बताएगा तो वो तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर लेंगे, पकड़ लेंगे उसको। क्योंकि ऑफकोर्स अगर वो खुद को ही इतना ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रहा है, वो खुद के लिए ही खुद का ही दुश्मन बना हुआ है, तो उसको बचाने का यही तरीका है कि उसको दवाइयाँ दी जाए, मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाए। तो शुभम ने कभी वो तरीका, साइंस का तरीका, मेडिसिन का तरीका नहीं अपनाया। उसने अपनाया दूसरा तरीका। एक दिन क्या होता है, शुभम सवालों के जवाब लेने के लिए रिसर्च करने लग जाता है, पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में, आउट वर्ल्डी चीज़ों के बारे में, मतलब कहीं ना कहीं से जवाब ढूंढने लग जाता है। ऐसे करके उसका इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है पैरानॉर्मल वर्ल्ड को लेके, है ना, जहाँ पे तंत्र विद्या की बातें होती है, अघोरियों की बातें होती है, विचेस की बातें होती है, बहुत चीज़ों की बातें होती है। और वो ये सब रिसर्च कर रहा होता है और उसका इंटरेस्ट बैठ जाता है इसमें। वो सोचता है कि अब मैं ना ऐसे ही सवाल लूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा तांत्रिक प्रैक्टिसेस, जहाँ से मैं इतना ज़्यादा ज्ञानी हो जाऊंगा, मुझे इतनी ज़्यादा पावर्स मिल जाएगी कि मैं किसी भी अपने सवाल का जवाब ले सकता हूँ। अब क्या होता है कि अगर आप अघोरी बनना चाहते हो, या अगर आप साधना करना चाहते हो, आप बाबा बनना चाहते हो, अगर आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हो, आप अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो शुभम वहाँ जाता है, जैसे घाट पे जाता है, शमशान में जाता है, अघोरियों को ढूंढने, बाबाओं को ढूंढने, उनसे बात करने। जिस भी अघोरी पे वो जाता है, जिस भी बाबा पे वो जाता है, जिस भी तांत्रिक पे भी वो जाता है कि मुझे अपना चेला बना लो, मुझे ये शिक्षाएं दो, मुझे सिखाओ, मुझे पढ़ाओ, मुझे अपने साथ रखो, सब शुभम को रिजेक्ट कर देते हैं। कहते हैं कि तू जिस जगह पे और तू जिस जगह जा रहा है उसमें ना तो हम तेरी मदद कर सकते और ना ही हम पढ़ना चाहते हैं। सब उसे रिजेक्ट करते थे, मतलब कोई भी उसे एक्सेप्ट करता ही नहीं है। अब सोचो एक ऐसा इंसान जो बचपन से इतनी ट्रैजिक लाइफ, उसके बाद उसको सब रिजेक्ट करे जा रहे हैं, जो उसके क्लोज आ रहा है मर जा रहा है, वो बचपन से एक लड़की का सपना देख रहा है, वो लड़की पता नहीं कौन है, कहाँ है, क्या है। ऐसे इंसान को मतलब अघोरियों ने तक रिजेक्ट कर दिया। जो किसी चीज को, ऐसा किसी इंसान को अपने पास आए को अगर बहुत निहत्था निहारा होगा, उसको ऐसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। मे भी अपना थोड़ा टाइम ले चेला बनाने में, या देखें कि वो कितना सीरियस है कितना नहीं, मतलब पर रिजेक्ट आउट फ्रंट 1 मिनट की कॉन्वर्जेशन में या पहले दिन में रिजेक्ट मे भी ना करें। अब उसके मन में ये सब बातें आ रही है और वो सोचे कि ठीक है, मेरा तो किसी ने साथ दिया नहीं, मैं खुद का साथ दूंगा, मैं खुद बनूंगा, मैं खुद रिसर्च करूंगा। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप यूट्यूब पे देख के सीख लो या आप इंस्टाग्राम पे ट्यूटोरियल देख के सीख लो। ये साधना इतनी ज़्यादा कठिन होती है कि आप नहीं सीख सकते। मगर एक और बात है जो सिर्फ शुभम के साथ हुई। जिस दिन उसकी मदर, जो अडॉप्टेड मदर थी, जो उनकी थर्ड पेरेंट बनी थी, थर्ड वो ह्यूमन थी जिन्होंने शुभम को अडॉप्ट करने की कोशिश करी, और जब से शुभम उस घर में शिफ्ट हुए जहाँ पे उनकी अडॉप्टेड मदर थर्ड वाली रहती थी, तब से शुभम के वो सपने जिसके अंदर उन्हें वो लड़की दिखती थी, वो सपने और ज्यादा रियल और ज्यादा क्लियर होते गए। अब तक जो शुभम को बचपन से लेके इस लड़की के सपने आते थे, उसमें मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करके आते थे कि वो लड़की कहीं घूम रही है, उसके बाल लहरा रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, तभी वो उस लड़की से अट्रैक्ट हो रहा है। पर अब शुभम को जो सपने आ रहे थे उस घर में शिफ्ट होने के बाद से, वो सपने उस लड़की की लाइफ के बारे में आ रहे थे। अब जो मैं आपको आगे सुनाने वाली हूँ, ये वो सपने जो शुभम को आते थे और ये वो लाइफ है जो उस लड़की की थी। वो लड़की एक नॉर्मल घर में पैदा हुई थी और उस लड़की के घर वालों के कुछ बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, मतलब नॉर्मल जिंदगी थी, थोड़ा गरीब ही सॉर्ट ऑफ थे। वो लड़की ना बचपन से ही थोड़ी डिफरेंट थी, अपने माँ बाप के साथ घुल मिल के नहीं रहना, थोड़ी थोड़ी बदतमीजी करना, मुंह जोरी करना, गलत गलत बोलना, हमेशा से ऐसी थी। अब किसी का अगर बच्चा रेबेलियस हो अलग बात है, पर किसी का बच्चा आउटराइट बदतमीज हो, वो अपने माँ बाप से बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से बात कर रहा है और बहुत छोटी उम्र में ऐसा कर रहा है, बात नहीं मान रहा, अजीब अजीब चीजें करे जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स माँ बाप भी उस बच्चे को लेकर स्ट्रिक्ट होंगे। पर ऐसा नहीं है कि वो उस बच्चे से एकदम कम प्यार करते होंगे या मारना चाहते होंगे, ऐसा भी नहीं है। उस लड़की की ना छोटी बहन होती है और लड़की बड़ी होती है, तब छोटी बहन पैदा ही हुई होती है, और वो देखती है कि माँ बाप का सारा अटेंशन छोटी बेटी पे चला जाता है, छोटे बच्चे पे चला जाता है। अब वो लड़की इस बात से परेशान हो जाती है कि यार अब तो ये आ गई है, अब मेरा तो प्यार व्यार सब खत्म हो जाएगा, मेरे को तो वैसे ही ये लोग पसंद नहीं करते, अब तो ये इसको ही पसंद करेंगे। जेलेसी में, बुरे इंटेंट से, कैसे भी
वो लड़की फैसला लेती है कि वो अपनी छोटी बहन को मार देगी। एक दिन क्या होता है कि उसकी मम्मी सो रही होती है बगल में और घर पे वो ही होते हैं, और वो उठती है, अपने घर में किचन में जाती है, चाकू लेती है, और वो ये माइंड यू ये भी बच्ची है, ये जिसका सपना चल रहा है, मतलब बहुत छोटी उम्र में, चाकू लेती है और उस बच्ची की जो अभी तक मतलब बस पैदा ही हुई है कुछ दिनों पहले, वो चाकू उसके जोर से मार देती है, बीचों बीच चाकू काट देती है बच्ची के, और वो बच्ची मर जाती है। जब वो लड़की ये कर रही होती है, उसके कुछ देर में, क्योंकि बच्ची मतलब जो आवाज़ है वो आवाज़ आती है, जो भी थोड़ा बहुत नॉइसेस आती है, उसकी वजह से माँ उठती है। वो देखती है कि ये उसकी पहली बेटी ने उनकी दूसरी बेटी के साथ क्या करा, वो समझ ही नहीं पाती। मतलब एट दिस पॉइंट आप क्या ही समझोगे, आप क्या करोगे, मतलब ये तो सिचुएशन भगवान करे किसी को सोचना भी नहीं पड़े कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे जब आपकी एक औलाद ने आपकी दूसरी औलाद को मार दिया, और आपकी वो औलाद जिसने मारा है वो भी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है एकदम। तो खैर वो नहीं समझ पाती कि उनकी बेटी ने ऐसा क्यों करा, और वो रोती रहती है अपनी छोटी बेटी की लाश पकड़ के रोती रहती है। और इतने में ही वो और उनके पति डिसाइड करते हैं कि अब इसको रखना घर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी हुआ हम नहीं रख पाएंगे। वो अपनी बड़ी बेटी को, पहली बेटी को, जिसका सपना शुभम देख रहे हैं, उसको घर से निकाल देते हैं। वो छोटी सी बच्ची सड़क पे चल रही है, इधर उधर भटक रही है, उसे नहीं पता कहाँ। इतने में एक लेडी उस लड़की को देख लेती है, और उस लड़की को देख के दया आती है लेडी को कि यार ये बच्ची अकेली इतनी छोटी सी कहाँ जा रही है। पर वो जो लेडी होती है वो कोई आम लेडी नहीं होती। अब क्योंकि रात का वक्त होता है जब ये लड़की ऐसे भटक रही होती है, और रात के वक्त में सिर्फ कुछ लोग ही बाहर निकलते हैं, मतलब आज के टाइम पे तो बहुत लोग बाहर निकलते हैं, पर जबकि ये स्टोरी है, ये थोड़ी पुरानी स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी, सदियों पुरानी स्टोरी है, और सपनों वाला तो टाइमलाइन और भी पुराना है। तो जो ये लड़की भटक रही होती है और जो लेडी इस लड़की को देखती है वो कोई आम लेडी नहीं होती, वो खुद एक अघोरी होती है। वो शमशान घाटों में रहती है, अपनी प्रैक्टिसेस करती है, अपना दुनिया से, संसार से सबसे दूर रहती है। वो इस लड़की को रास्ते में देख लेती है और दया की वजह से लड़की को अपने पास रख लेती है, शिष्य की तरह, बेटी की तरह नहीं, शिष्य की तरह। क्योंकि जो अघोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, सब मोह माया समाज सब छोड़ के आते हैं। अब ऐसी स्टेट में आप किसी को बेटा बेटी मतलब बना रहे हो, मतलब आप शिष्य ही बना रहे हो। आप जैसे हमारे नॉर्मल समाज में होते हैं वैसे नहीं आप रिलेशंस बिल्ड करते। वो छोटी ही बच्ची थी और वो लेडी भी उस बच्ची को कहाँ लेके जाती, क्या करती, तो वो अपने साथ ही रखना चालू कर देती है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती है। अब जैसे इन्वायरमेंट में, जैसी जगह पे आप बड़े होते हो, आप उधर के इंटरेस्ट को एक्वायर करते हो। उस लड़की को, इस स्टोरी के लिए उस लड़की का नाम रति रख देते हैं। तो रति धीरे धीरे बड़ी होती है और वो लेडी को देखती है, उनका इंटरेस्ट जागता है। वो लेडी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें वो सारी विद्याएं सिखाएं जो वो लेडी जानती है। रति की ये जो स्पिरिचुअल मदर आप कह लो है, वो रति को सब सिखाती है, तंत्र विद्या, प्रैक्टिसेस, काला जादू, वशीकरण, मारण क्रिया, सब सिखाती है, क्योंकि उनको ये नॉलेज होती है और अब शिष्या ही है, अब जानना भी चाहती थी तो वो सब सिखाती है। रति ना क्योंकि इसी एनवायरनमेंट में बड़ी हुई होती है, इसी एनवायरनमेंट में वो पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है, उम्र बीतती जा रही है, तो वो बहुत जल्दी इन सब का बहुत अच्छा एक होल्ड पा लेती है। पर रति अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं करती, वो अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल करती है। वो वशीकरण जैसी प्रैक्टिसेस से आदमियों को फंसाने का काम करती है। अब क्योंकि रति ने तो ऐसा कोई कसम नहीं खाया या ऐसा कोई स्पिरिचुअल पाथ नहीं चुना कि उनको अघोरी ही बनना है, बस उनके पास वो नॉलेज है, वो चाहे तो वो उस पाथ को चूज कर सकती हैं, बट मतलब वो दूसरे पाथ्स को भी एक्सप्लोर कर सकती है, जो एक गृहस्थी वाला पार्ट है, एक जो नॉर्मल इंसानों वाला पाथ है। जो रति की स्पिरिचुअल मदर होती है उन्हें हमेशा यही लगता है कि शायद वो गृहस्थी वाला पार्ट चुनेंगी बचपन में। पर जैसे जैसे रति बड़ी होती है और वो आदमियों को वशीकरण के माध्यम से या काले जादू के माध्यम से फंसाने लगती हैं, तो उनकी स्पिरिचुअल मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने ये सब ज्ञान इसलिए थोड़ी दिया था कि रति उसका गलत इस्तेमाल करे। मगर रति अब एक गलत रास्ते पे भटकती जा रही है और लोगों को फंसाती जा रही है। पहले भी ठीक था, लोगों का वो फायदा ऐसे उठाती थी, किसी बहुत रिच इंसान को पकड़ लिया, पैसे उड़वा दिए, ऐसा करके, मतलब ये भी ठीक नहीं है इन जनरल तो, मगर जो अब स्टोरी में आगे होगा ना उसके हिसाब से ठीक था कि चलो यहाँ तक भी अगर रति सुधर जाती या रुक जाती तो भी कुछ नहीं होता। पर रति ना एक ऐसे आदमी को फंसाने लगती है जो बहुत रिच होता है, मगर वो आदमी की एक बेटी भी होती है। वो आदमी ना शादीशुदा था, मगर जिस वक्त उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उनकी बेटी डिलीवर होती है, वाइफ चाइल्ड बर्थ में मर जाती है। और वो आदमी अपनी वाइफ से इतना प्यार करता था कि उनकी बेटी अब 3-4 साल की हो गई है, फिर भी
तब से भी मतलब वो अपनी वाइफ के बारे में ही सोचता था, किसी औरत की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता था, वो अपनी वाइफ से बेइंतहा प्यार करता था। मतलब वो किसी से इंटरेक्शन तक नहीं करता था, भूलना तो दूर की बात है, या किसी और के साथ मतलब इन्वॉल्व होना तो बहुत दूर की बात है। रत्ती का दिल इस आदमी पे आ जाता है और इस स्टोरी के लिए उस आदमी का नाम अशोक रख देते हैं। रत्ती का दिल जब अशोक पे आता है और उसे पता चलता है कि अरे यार इसकी तो बेटी भी है, पर ये बहुत रिच है, अगर इसके साथ में सेटल हो जाती हूँ तो मेरी पूरी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, ऐसा रत्ती सोचती है। रत्ती वशीकरण करने की बहुत कोशिश करती है, पर अगर आप किसी के ऊपर काला जादू, वशीकरण, ये सब चीज़ें करना चाहते हो तो उसके लिए ना आपके पास उस आदमी की, उस इंसान की कोई चीज़ होनी ज़रूरी है, DNA वाइज। चाहे आप उसका कोई यूज्ड चीज़ ले लो, टूथब्रश, बाल, ऐसा कुछ, या चाहे आप उसका कोई मनपसंद चीज़ जो सालों से उनके पास हो, जिनमें उनका एक थोड़ा सा एसेंस हो, जैसे कपड़े या कुछ ऐसा, है ना, या चाहे आप उन्हें कुछ चीज़ खिला दो। मतलब ये 3-4 तरीके होते हैं किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करने के लिए। रत्ती ये तीनों चारों तरीकों को कोशिश करती है पर कर ही नहीं पाती। वो आदमी इतना ज़्यादा अपनी वाइफ के लिए लॉयल होते हैं, वो आदमी इतना ज़्यादा समाज से दूर होते हैं, औरतों से स्पेशली, कि वो रत्ती उनके पास ही नहीं जा पाती। अब जब पास ही नहीं जा पाती तो कुछ खिलाएगी कैसे, है ना, कुछ बाल वाल कैसे लेगी, या कुछ भी कैसे ही करेगी, कोई स्वेटर वगैरह भी या कोई कपड़ा भी कैसे ही मिलेगा जब आप किसी के पास ही नहीं जा पा रहे हो। तो रत्ती बहुत कोशिश करती है, नहीं हो पाता। अब रत्ती सोचती है कि यार चलो आदमी तो मेरे बस में नहीं आ रहा, मगर आदमी की बेटी भी तो है, और आदमी की बेटी में जो नसों में जो खून दौड़ रहा है वो आदमी का ही तो है, तो मैं आदमी की बेटी को फंसाती हूँ। रत्ती आदमी की बेटी से मिलने का साधन बना के उसे कुछ खिला देती है और अपने वश में ले आती है। जैसे ही रत्ती उस लड़की से मिलती है या वो लड़की उसके वश में जाती है, वो बार बार रत्ती की रट लगा देती है कि मैं, यही मेरी नई मम्मी है, यही मेरी मम्मी है, मुझे तो इन्हीं के साथ रहना है, ये वो। बच्चे की तरफ से देखा जाओ तो शायद हो सकता है उसे पता ना हो, मतलब वशीकरण मान लो, या उसको लगा हो कि अरे एक फीमेल फिगर उन्हें इतना पास आना चाह रही है, जो भी रीजनिंग थी, ऑफ कोर्स इन दिस केस वशीकरण ही था या ब्लैक मैजिक ही था। वो बच्ची रत्ती के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है कि मुझे तो यही चाहिए, मैं तो नहीं इनके बिना खाना भी नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। अब बच्ची तो रत्ती का रट लगाए बैठी है। बच्ची की जो पिता होते हैं अशोक होते हैं, वो तो नहीं अपनी बेटी का दिल तोड़ सकते ना, मतलब उनके लिए तो उनकी बेटी उनकी जान है। तो वो इसी चक्कर में, बेटी के चक्कर में रत्ती से थोड़ा बातचीत करने लग जाते हैं और रत्ती को वो विंडो मिल जाती है जिसका वो इतने टाइम से वेट करी थी। वो अशोक को भी चीजें, मतलब वशीकरण करने के लिए चीजें ढूंढने लग जाती है, पर अभी भी अशोक अपना एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और वो रत्ती से बिल्कुल दूर है। अब क्या होता है, क्योंकि उनके पास, रत्ती के पास वो बेटी का तो एक्सेस होता ही है, तो वो बेटी को कुछ खाने को देती है और कहती है कि अपने पिता को खिला देना, और पिता क्योंकि बेटी ऑफर करी होती है तो मना नहीं कर पाता और खा लेता है। अशोक जैसे ही वो चीज खाता है वो भी रत्ती के वशीकरण में आ जाता है। ये सब तो चल ही रहा है, पर इतने में ही जो रत्ती की स्पिरिचुअल मदर है उन्हें पता चलता है कि अब रत्ती कितना ज्यादा गलत कर रही है अपनी विद्या का। स्पिरिचुअल मदर रत्ती को वार्न करती है कि देखो समझ जाओ, वरना बहुत गलत होगा तुम्हारे साथ। अब मैं ये चीज नहीं माफ कर सकती, तुम किसी की बेटी घर पे आ गई हो, अब मैं तुम्हें, या तो तुम्हारी पावर्स मैं ही छीन लूंगी या तुम्हें तुझे मारना पड़े तो मैं मार डालूंगी, पर अब तुम सुधर जाओ। रत्ती अपनी स्पिरिचुअल मदर का भी कत्ल कर देती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उन्होंने अपनी छोटी बहन का, जब वो बहुत छोटी थी तब कत्ल करा था। यानी कि एक चाकू की मदद से एकदम खंजर खोपना, वो भी आपके चेस्ट एरिया के पास। रत्ती अपनी स्पिरिचुअल मदर को भी मार देती है। अब रत्ती को कंट्रोल करने वाला ना कोई भी नहीं है। अब तक तो चलो स्पिरिचुअल मदर की बात थोड़ी बहुत फिर भी सुन लेती थी, अब किसी की सुनने को नहीं है रत्ती। अब क्या होता है, थोड़ा टाइम हो जाता है, रत्ती अशोक से शादी कर लेती है और वो अपने लिए एक लाइफ इमेजिन कर लेती है जहाँ पे उनके पास पैसा है, उनके पास घर है, उनके पास एक पति है जो उनके इशारों पे नाचता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उनके वशीकरण के इन्फ्लुएंस के अंदर है। एक लड़की है जो भी उनके इशारों पे नाचती है। वो अपनी लाइफ इसी तरीके से कंटिन्यू करने वाली थी, मगर रत्ती प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब वो प्रेग्नेंट होती है, उनको ऐसा लगता है कि यार अब मेरा बच्चा होगा, पर इनका तो पहले से ही बच्चा है, और अब वशीकरण में करी गई चीज, किसी से फोर्स करवाई गई चीज और खुद के मन से करी गई चीज में फर्क तो होता ही है। तो उन्हें लगता था कि ये जो अशोक की बेटी है ऑलरेडी, वो उसे अब रास्ते से हटाना पड़ेगा। रत्ती प्रेग्नेंट ही होती है, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ही, अभी भी उन्हें बच्चा करने में वक्त है, वो अशोक की बेटी को भी बहुत बेरहमी से मार देती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उन्होंने अपनी छोटी बहन को और अपनी स्पिरिचुअल मदर को मारा था। और अशोक कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि वो अभी भी रत्ती के वशीकरण के इन्फ्लुएंस में है। रत्ती सिर्फ उस लड़की को, छोटी बच्ची को मारती नहीं है, मगर उसको मारने के बाद हंसती है, उसके खून को अपने शरीर पे लगाती है और बहुत ही बुरा करती है। एक चीज कहते हैं ना कि प्यार से बढ़ के कोई चीज नहीं होती, मतलब चाहे वो जादू ही क्यों ना, वो प्यार से बड़ी कभी नहीं हो सकती। जैसे ही अशोक अपनी बेटी की लाश देखते हैं, जैसे ही अशोक अपनी बेटी की लाश अपने
बाहों में भरते हैं, अशोक के ऊपर से रति का किया गया जादू हट जाता है। अशोक क्लियरली देख पाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है, उनके घर पे जो औरत है वो कौन है और वो क्या करती है और कर सकती है। अशोक को ऑफकोर्स क्योंकि वो वशीकरण में होते हैं तो वो सब कुछ मान तो रहे होते हैं, बट उनको सब कुछ पता भी चल जाता है। जैसे वो चीज़ उनके ऊपर से हटती है, जैसे वो जादू उनके ऊपर से हटता है, तो वो सब समझ जाते हैं कि कैसे रत्ती एक अघोरी है या अघोरियों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है, कैसे वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेके अपनी सारी जिंदगी सारे काम करती है। अशोक रोते रोते अपनी बेटी की लाश उठाते हुए जाते हैं और अघोरियों के पास, जिनका उन्हें पता होता है कि कौन सी जगह पे, किस जगह पे रत्ती की स्पिरिचुअल मदर रहती थी और कहाँ उन्होंने रत्ती को शिक्षा दी है, वहाँ जाते हैं अपनी बेटी की लाश उठाए हुए। और वहाँ जाके जो वहाँ पे मौजूद होते हैं अघोरी बाबा सबके आगे वो लाश रख देते हैं और रोते रोते चिंगाड़ते चिल्लाते चिल्लाते बस यही चीज कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, मेरी बेटी की मौत रत्ती इससे ज्यादा तुमने करी है, तुमने उसको ये शिक्षा दी है जो वो ये कर पाए, तुमने उसको ये बढ़ावा दिया, तुमने उसे ये इंसान बनाया, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरी बेटी को वापस लाओ या तुम रत्ती का खात्मा करो, उसे हटाओ। जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सब वो कहते हैं कि रत्ती बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको हटाने का काम उसकी स्पिरिचुअल मदर कर सकती थी जो अब नहीं है, उनको भी रत्ती ने मार दिया। तो अशोक कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग जादू करते हो, तुम लोग काले जादू का एंटिटीज का सहारा लेते हो, उन्हें कैप्चर करके रखते हो, ऐसे सब कुछ कर सकते हो ना, तो मैं अपनी जान कुर्बान करता हूँ, मेरे को मरने के बाद मेरा इस्तेमाल करो, मेरे सोल का इस्तेमाल करो रत्ती से बदला लेने के लिए और उसको तबाह कर दो, मतलब उसको मार डालो, उसको ऐसा कर दो कि वो किसी और के साथ वो ना कर पाए जो उसने मेरे परिवार के साथ करा है। अब सारे अघोरी मना कर देते हैं, ऑब्वियसली वो किसी इंसान की जान कैसे ले सकते हैं, वो किसी इंसान की बलि कैसे दे सकते हैं। तो अशोक वहाँ रोते रोते अपनी बेटी की लाश पकड़े पकड़े बोलते हैं कि देखो मैं तो मरूंगा, मैं अपनी जान तो दूंगा, पर अब देख लो कि तुम उसको व्यर्थ जाने देना चाहते हो या तुम उस इंसान को खत्म करना चाहते हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। बहुत कन्विंस करने के बाद अशोक उन सबको मना लेता है। अशोक वहीं अपनी बलि दिलवा देता है और जब अशोक मर जाता है उसका सिर्फ एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है, रत्ती को सबक सिखाना। अब ये तो बलि वाली चीज है, बट एनीवेज ये ऐसा मानते हैं कि अगर किसी के लास्ट विश बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो भटकती रहती है, और ऐसे ही जब आत्माएं बहुत टाइम तक भटकती रहती है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। पर क्योंकि अशोक तो खुद से अपनी बलि दे रहा था सिर्फ इसी मकसद के लिए, तो वो डे वन से एक ऐसी पावरफुल एंटिटी बन चुका था, ऐसी पावरफुल रिवेंज लेने वाली सोल बन चुका था जो रत्ती के खात्मा करने के लिए एक गोल, एक लक्ष्य लेके चल रही थी। जैसे अशोक मरता है ना, उस दिन के बाद से रत्ती को अशोक हर जगह दिखने लग जाता है, जहाँ पे भी रत्ती देखे वहां उन्हें अशोक दिखता है, और रत्ती जानती भी है कि उन्हें अशोक क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। उस दिन से, जिस दिन से ये होने लगता है, रत्ती की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। एक तो पहले ही वो प्रेग्नेंट है, वो बहुत ज़्यादा फिजिकली बीमार होने लग जाती है, उनके सारे काम, उनकी सारी चीज़ें खराब होने लगती है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रत्ती जो भी मतलब करने की कोशिश कर रही होती है वो कर ही नहीं पाती। चाहे वो किसी पे वश भी करने की कोशिश करे ना, वो हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाती, वो उस जगह तक ही नहीं पहुंच पाती। अशोक रत्ती को अब बहुत ज्यादा सबक सिखा रहे हैं, ऐसा मान लो, सपने में भी हकीकत में भी, मतलब 24 घंटे अशोक रत्ती की आंखों के सामने है, दिख रहे हैं। ये सब भी ठीक था, धीरे धीरे मगर रत्ती को शरीर पे अशोक के दिए गए घाव महसूस होने लगे। जब भी रत्ती सोती थी, जब भी वो सो के उठती थी, उनको अपने हाथों पे, अपने पैरों पे निशान मिलते थे। अब क्या होता है ना, हर चीज का एक तोड़ होता है, मगर तोड़ बहुत पावरफुल होना चाहिए तभी तो वो काम करेगा। रत्ती ने बेटी को मारा, रत्ती ऑलरेडी इतनी पावरफुल है, उससे बदला लेने के लिए अशोक ने बलि दे दी। तो अब रत्ती के माइंड में क्या है कि मुझे अशोक को हटाने के लिए अपनी जिंदगी से, या अशोक से हटने के लिए, बचने के लिए, अशोक को तबाह करने के लिए, उसकी स्पिरिट को खुद कैप्चर करने के लिए या भगाने के लिए ऐसा बलिदान देने की जरूरत है जो किसी ने सोचा भी ना हो। रत्ती सोचती है कि वो अपने उस बच्चे को जो अभी तक जन्मा भी नहीं है उसकी बलि देंगी। पर आप एक ऐसे इंसान की, आप एक ऐसी चीज की कैसे बलि दे सकते हो जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब करता है बट ऐसा फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। रत्ती प्रेग्नेंट है, उनके पेट में बच्चा है। अब वो सोचती है वो उस बच्चे को कैसे मारे। अब क्योंकि रत्ती एक ऐसे स्टेट में तो है नहीं कि वो बच्चे को अबॉर्ट भी कर सके और खुद भी जिंदा रह जाए, क्योंकि वो 6-7 महीने प्रेग्नेंट है और वो किसी और की हेल्प नहीं ले रही है, ऑफ कोर्स, क्योंकि अलाउड भी नहीं है कि मतलब आप इतने लंबे टाइम के बाद कर भी नहीं सकते हो, करते भी नहीं है लोग, मतलब बहुत चीज़ें हैं।
तो अब रति किसी की हेल्प तो ले नहीं सकती, तो वो क्या सोचती है कि मैं बच्चे को मारने के लिए सीढ़ियों से बार बार गिर जाती हूँ, क्योंकि जब वो सीढ़ियों से गिरेगी उनके पेट पे चोट लगेगी तो ब्लीडिंग होगी, बच्चा हार्म होगा, उसे लग जाएगी, वो नहीं रह पाएगा जिंदा। तो रत्ती अपने घर की सीढ़ियों में ऊपर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। 3-4 बार के बाद रति को खून आने लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें बच्चा वो होने का खून आ रहा होता है, मगर उनके शरीर में भी अलग अलग जगह घाव लग जाते हैं। उनके सिर पे चोट लगती होती है, क्योंकि बार बार सीढ़ियों से गिरने की वजह से सिर पे चोट है, हाथ पे चोट है, अलग अलग जगह पे उनके निशान है, अब नील पड़ गए हैं, मगर फिर भी वो ऐसी हालत में जब उनका खून बह रहा है वो हंसने लग जाती है। उनको अशोक इस पूरे प्रोसेस की टाइम दिख रहा होता है और वो अशोक को देख के बस हंसती रहती है। और जब उनको पता चल जाता है कि अब बच्चा नहीं रहा, तो वो अपना एक मंत्र बोलना स्टार्ट कर देती है, चैंट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे उनको लग रहा होता है कि वो अशोक को हमेशा हमेशा के लिए हरा देंगी, बैनिश कर देगी। जैसे वो स्टार्ट करती है, अशोक हंसने लगता है, और सिर्फ हंसते ही नहीं, जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि मैं तेरी औकात से इतना वाकिफ था कि मैं जानता था कि तू बच्चे के साथ ऐसा करेगी, और इसलिए जिसकी वजह से मैं तुझे दिख रहा हूँ वो तू है ही नहीं। मैंने तेरे ऊपर जादू करा ही नहीं, मैं तो बच्चे के साथ कनेक्टेड था, मैं तो बच्चे की वजह से तुझे दिख रहा था। बच्चा जैसे ही डिलीवर होता मैं दिखना बंद हो जाता, मगर मैं जानता था तू मुझे हराने के लिए बच्चे की बलि देगी और बच्चे को मार देगी, और इसलिए मैंने ऐसा करवा रखा था, ऐसी पूजा करवा रखी है कि बच्चे के मरते ही तेरा जादू भी जाएगा और तू भी मर जाएगी, और सिर्फ मरेगी नहीं, तड़प तड़प के मरेगी। जैसे ही रति को रियलाइजेशन होता है, जैसे ही उसकी चैंटिंग्स, उनके मंत्र काम करना बंद कर जाते हैं, वो डर जाती है। वो अशोक को अपने पास आता देखती है और समझ जाती है कि अशोक अब उसे बहुत बेरहमी से मारेगा। रति शायद अशोक के हाथों से नहीं मरना चाहती थी, इसलिए वो खुद ही अपने हाथों से अपनी जान ले लेती है। उस दिन अशोक की जीत हो जाती है और रति मर जाती है। अब ये जो कहानी चल रही है वो कैसे पता चल रही है? ये तो शुभम के सपनों में आ रही है ना, ये सब तो शुभम को दिख रहा है। पर शुभम को सिर्फ इतना ही नहीं दिखता, अपने सपने में वो ये भी देखता है कि रति की मौत के बाद रति नर्क में जाती है, और रति नर्क में अपने कर्मों का फल भोग रही होती है, अपनी सजा काट रही होती है। अब जैसे अगर कोई गरुड़ पुराण के बारे में जानता है, तो गरुड़ पुराण के अंदर सजाएं लिख रखी है कि अगर आपने मान लो किसी के ऊपर चीट करा है तो आपको ये सजा मिलेगी नर्क में, कि अगर आपने किसी की हत्या करी है तो आपको ये सजा मिलेगी, अगर आपने किसी से छेड़खानी करी है तो आपको ये सजा मिलेगी। गरुड़ पुराण में सारे कर्म, सारी चीज़ें जो आप एक इंसान के तौर पे करते हो और उनको मिलने वाली सजाएं, अगर वो गलत है तो उनको करने के बाद जो सज़ा मिलती है नर्क में या आफ्टर लाइफ में, वो भी बताई गई है और बहुत एक्सप्लेन करके बताई गई है। शुभम को अपने सपनों में दिखता है कि रति की जो सोल है वो हेल में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित की जा रही है। उसको ऐसी ऐसी सजाएं मिल रही है जो गरुड़ पुराण में लिखी है, और शायद कुछ ऐसी जो लिखी भी नहीं, जैसे उसे गरम खौलते तेल में उबाला जा रहा है, उसके शरीर पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं, उसको बार बार मारा जा रहा है, उसका मजाक बनाया जा रहा है, मतलब हर तरीके से उसके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। और वो डिजर्व भी करती थी जैसा उसने अपनी ज़िंदगी में कर्म करा था। और ये सब शुभम देख रहा था अपने सपनों में, क्योंकि शुभम के सपनों में सब कुछ चलता रहा है, रति के पैदा होने से लेके उसकी लाइफ, उसकी शिक्षा, उसकी मरने के बाद, उसके मरने से पहले उसने जो भी करा, वो सब कुछ वो अपने सपने में बहुत क्लियरली देख पा रहा है, जैसे वो खुद वहाँ खड़ा हो और रति की पूरी लाइफ देख रहा हो एक फिल्म की तरह। अब क्या होता है, शुभम को ये सब दिख रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि शुभम इस रास्ते पे चलना चाहता था, वो घोरी बनना चाहता था, ऐसी विद्याएं प्राप्त करना चाहता था जिससे उसको अपनी लाइफ की जो भी ट्रेजेडी हो रही है उसका सवाल का जवाब मिल जाए, वो चीज़ों को समझ पाए। पर उसको सबने रिजेक्ट कर दिया था, और ये सब चीज़ें जो वो सीखना चाहता था वो यूट्यूब पे भी नहीं सीखी जाती थी। पर क्योंकि जिस लड़की के यानी रति के शुभम को सपने आते थे, वो ये सब चीज़ें सीख रही थी, जिसकी वजह से भी ये एक और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से शुभम का इंटरेस्ट था सीखने में, क्योंकि वो देख रहा था कि रति कैसे पावरफुल हो गई या वो क्या कुछ अच्छा कर सकती थी, पर उसने नहीं करा। तो वो उन सपनों को देख देख के जो रति सीख रही थी अपनी स्पिरिचुअल मदर से, वो देख देख के शुभम भी चीज़ें सीखने लगा और उन चीज़ों को प्रैक्टिस करने लगा। पर ये अलाउड नहीं होता वैसे कि आप किसी गुरु की बिना या आप किसी अपने ऊपर एक हेड के बिना आप इन चीज़ को सीख पाओ, आप सीख भी नहीं पाओगे और अलाउड भी नहीं है। मतलब अगर आप रूल्स के हिसाब से देखो तो आप कर भी नहीं सकते, सीख भी नहीं पाओगे जो भी। पर क्योंकि शुभम का तो कोई गुरु नहीं था,
शुभम तो अकेला ही था और वो तो अपने सपनों में देखी गई चीज़ों को ही इम्प्लीमेंट करके सीख रहा था, समझ रहा था, चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा था। वो भी समवॉट थोड़ा गलत ही कर रहा था, मगर मैं समझ रही हूँ, या अगर आप भी समझ ही रहे होगे कि शुभम अब तक ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन क्या होता है, शुभम ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी मेडिटेशन करने के लिए, अपनी विद्या को एनहांस करने के लिए एक शमशान घाट जाता है, वहाँ पे ध्यान लगाने। क्योंकि ऑफ कोर्स ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप घर पे बैठ के कर सको, या ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जो आप पब्लिकली कर सको। ऐसी चीज़ें या तो घाट पे होती है, या तो शमशान घाट पे होती है, मतलब या तो जंगलों में होती है, बहुत सेक्लूडेड जगह पे जहाँ पे आप पे पूरी पीस हो, सिर्फ आप हो, ऐसी जगह पे हो सकती है। तो शुभम एक शमशान घाट पे गया हुआ था। उसको लग रहा था उस शमशान घाट पे कोई नहीं है, मगर वहाँ पे एक लड़की मौजूद थी जो शुभम को दूर से देख रही थी, और वो भी यही करने आई थी, वो भी अपनी विद्या को प्रैक्टिस करने ही आई थी, वो भी अघोरी ही थी, और वो भी वहाँ पे अपनी साधना करने, अपनी चीज़ें करने ही आई थी। पर वो शुभम को देखती है अकेले बैठे हुए, और वो उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो शुभम की तरफ चलने लगती है। वो शुभम को कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तो हमारी जगह है, हम यहाँ बैठते हैं, हम यहाँ आते हैं, तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। तो शुभम बताता है कि हाँ, मैं पहली बार ही आया हूँ, मैं अलग अलग जगहों पे जाके ये सब करता हूँ, प्रैक्टिस एंड ऑल। तो वो लेडी उससे पूछती है कि तुम अलग अलग जगहों पे क्यों जाते हो, क्योंकि सबका एक फिक्स्ड प्लेस होता है, सबका एक ग्रुप होता है, सब कोई इसे अकेले जाके अलग अलग जगह पे जाके ये सब नहीं कर रहे हैं। शुभम से बातचीत करते करते लेडी को पता चलता है कि शुभम का कोई गुरु नहीं है। तो लेडी बहुत गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि देखो, ये तो अलाउड ही नहीं है, बिना गुरु के तुम्हें शिक्षा कौन दे रहा है, और तुम तो मतलब बहुत कुछ गलत कर सकते हो, तुम गलत सीख सकते हो, तुम गलत चीज़ कर सकते हो, मैं अलाउ नहीं कर सकती कि तुम बिना किसी गुरु के ये कंटिन्यू करते जाओ। वो लेडी बहुत गुस्सा हो जाती है। शुभम वो लेडी को समझाने की कोशिश कर ही रहा है कि अरे उन्हें किसी गुरु ने एक्सेप्ट नहीं करा, सबने रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे वो लेडी की भी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि ऐसा क्या हो गया कि अघोरियों ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब अगर आप किसी से एक शिक्षा लेने जा रहे हो, एक शिष्य की तरह जा रहे हो, किसी को गुरु बना रहे हो, मोर ऑफन देन नॉट वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो आपको अपने छत्रो छाया में लेके चीज़ें सिखाने लग जाएंगे। मतलब ऐसे ही चीज़ें आगे बढ़ती है। अब वो लेडी नहीं समझ पाती कि शुभम के साथ ऐसा क्या हो रहा है। शुभम कहता है, आप नहीं समझ पाओगे, मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बचपन से ऐसी चली है, मैं समझा भी नहीं सकता, और मेरा मकसद ही सिर्फ सवालों के जवाब लेना है, मुझे मतलब करने दो ये। वो लेडी कहती है, ठीक बैठ, मुझे बता, मैं तेरे को तेरे सारे सवाल के जवाब दूंगी। शुभम कहता है, नहीं, मेरे को तो कोई नहीं दे पाया, आप कैसे दोगे। बट फिर भी वो लेडी कहती है, नहीं तू बैठ, मैं तुझे सारे सवालों के जवाब तेरे दूंगी। शुभम उन्हें सब बताता है अपने नाइटमेयर्स के बारे में, वो कैसे सपने देखते देखते खुद को ही मारने लगता है या खुद को ही तकलीफ पहुंचाता है, उसके बारे में, रत्ती के बारे में जिसके सपने उसे बचपन से आते आ रहे हैं, रत्ती की ज़िंदगी के बारे में, रत्ती की गई चीज़ों के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने दोनों अडॉप्टिव पेरेंट्स के बारे में, फिर अपनी थर्ड अडॉप्टिव मदर के बारे में, सब के बारे में शुभम उन लेडी को बताता है। वो लेडी सुनते ही कहती है कि मैं समझ गई तेरी दिक्कत क्या है, और मैं ये भी समझ गई कि इसका समाधान क्या है। शुभम कहते हैं, बताओ क्या है समाधान। वो कहती है, तुझे मरना पड़ेगा, तुझे तेरी बलि देनी पड़ेगी, और उसके अलावा कोई समाधान ही नहीं है, यही एक तरीका है, तुझे मरना पड़ेगा। अब आप सोचो, शुभम के हिसाब से सोचो, अगर आप किसी के पास जा रहे हो जो आपसे पूछ रहा है, अरे नहीं आप मुझे बताओ, मैं ठीक कर दूंगा सब करके, और आप उन्हें अपनी तकलीफ बता रहे हो, और सामने वाला कह रहा है, अरे तू तो मर जा, तेरे लिए तो बेस्ट है कि तू मर जा, तेरा और कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तेरा सोल्यूशन ही मौत है। तो आप थोड़ा हो जाओगे ना, अरे ये क्या कह दिया यार, मतलब नहीं करनी थी तो मदद मत करो, ये क्या तरीका है। शुभम उस लेडी की बात नहीं समझ पाता, बहुत देर लेडी से पूछता है, अरे ये क्या तरीका है, मुझे करने तो, फिर जो मैं कर रहा हूँ मैं खुद देख लूंगा करके। वो लेडी गुस्सा हो जाती है और कहती है, देख दो ही तरीके हैं तेरे को तेरे आंसर मिलने के, पहला या तो तू मर जा, या तो दूसरा तू किसी बच्ची की बलिदान दे दे, मतलब तू किसी बच्ची को मार दे, और तब तेरा जिंदगी ठीक हो जाएगा। और मैं जानती हूँ जैसे तू अपनी कहानी बता रहा है कि तू कितना शरीफ है, कि तेरे साथ कितना बुरा होता आ रहा है, तू परिवार बनाना चाह रहा है, तू लोगों के साथ अच्छा करना चाह रहा है, तू बचपन से सबका अच्छा करता आ रहा है, तू किसी को हार्म नहीं करता, तू किसी को चोट नहीं पहुंचाता, तूने एक बटरफ्लाई को भी नहीं मारा। जैसे जैसे तू बातें कर रहा है, तू एक बच्चे को या बच्चे को तो मारेगा नहीं, तो तू खुद को मार ले, यही तो तरीका, तुझे जवाब चाहिए तुझे मिल जाएगा। शुभम ये सोच ही नहीं पाता कि अब मैं क्या करूं, पर उसे उस लेडी की बात में लगता है कि ये शायद सोल्यूशन कुछ सोच समझ के ही दे रही होगी। वो लेडी ये भी बताती है कि वो रत्ती की कहानी पहले से जानती है, क्योंकि रत्ती की कहानी कोई सपना नहीं है, एक्चुअल में रत्ती एग्जिस्ट करती थी, एक्चुअल में उसने अपनी स्पिरिचुअल मदर को मारा था। और ये सारी बात, ये कहानी सब लोगों को, इस मतलब अघोरियों को और कुछ लोगों को पता है, और ये बात कई सालों से इस बारे में होती आ रही है। अब ये सब सुन के शुभम को लगता है कि अरे अगर ये सब सच है, अगर रत्ती सच में एग्जिस्ट करती थी, तो हो सकता है इसे ये पता है तो ये भी पता हो
कि इसका सवाल का जवाब मुझे कैसे मिलेगा, और ये तो उसने बता ही दिया, खुद को मारो या बच्चे को मारो। कई दिन तक शुभम बहुत सोचता है। पहले वो सोचता है कि यार मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों इतनी मुश्किल लाइफ मिली, मैं तो नहीं मरूंगा, मैं क्यों मरूं, मैं क्यों मरूं। पर जैसे उसके मन में ख्याल आता है, फिर वो दूसरा ख्याल आता है कि यार मैं एक बच्चे को कैसे मार सकता हूँ, मैं एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। शुभम ना बचपन से बहुत अच्छा भी था। मतलब जब उसके पास खुद खाने को नहीं होता था उसके अनाथ आश्रम में, वो अपना खाना छोड़ के दूसरों को खिलाता रहता था। वो दूसरों का काम जो बीमार थे खुद करता था। उसका दिल बहुत अच्छा था। मगर अब वो क्या करे, जिंदगी में उसे ना प्यार मिला ना केयर मिली। वो सिर्फ एक सवाल के जवाब के पीछे भागता रहा। अब उसे वो जवाब भी मिल रहा है, मगर मरने के बाद जवाब लेके क्या फायदा। वो अपनी खुद की फैमिली बनाना चाहता था। कश्मोकश में रहता है वो बहुत दिन तक। फिर वो सोचते चलो छोड़ो, मैं बच्चे को देखने के लिए, मतलब मैं बच्चों को देखता तो हूँ, क्या पता मेरे को उनको देख के अपना मन बदल जाए कि नहीं यार मैं ही मर जाता हूँ, वही बेस्ट है। कि वो छोटे छोटे बच्चों को देख के ऐसे पार्क वगैरह में जाता है। अब बच्चों को देखने के लिए आप कहाँ जा सकते हो, आप पार्क, स्कूल, ये 3-4 जगहें होती है। वैसे पार्क में जाता है और वो अपने मन में एक थ्योरी बना रहा होता है कि मैं ना ऐसे किसी बच्चे को नहीं मारूंगा, मैं ना ऐसे किसी को नहीं मारूंगा, मैं ऐसे किसी को मारूंगा जो बच ही नहीं सकता। मतलब जो या तो बहुत ज़्यादा बीमार है, या तो किसी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, या जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बुरी है, और मैं उसको उस बुरी लाइफ से राहत देने के लिए ज़िंदगी से हटा दूंगा। ऐसा वो थ्योरी बना रहा है अभी अपने दिमाग में, मगर वो करने की नहीं सोच रहा। वो जाता है पार्क में और उसको एक लड़की दिखती है, छोटी सी बच्ची। वो लड़की सबसे अलग, सबसे दूर खेल रही होती है, और वो लड़की देखने में ही पता चल जाता है बीमार है। वो लड़की की तरफ देखता है और इधर उधर देखता है कि कोई तो लड़की के पेरेंट्स कोई तो उसके आसपास होंगे। वो देखते हैं कि एक औरत साइड में बेंच में बैठ के उस लड़की को घूर रही है, मतलब उसकी मदर होगी। उस औरत के पास जाता है, वो बात करता है कि आपकी बेटी है। हाँ, मतलब मेरी बेटी है, ऐसा करके उनकी बात चालू होती है। वो औरत उसको बताती है शुभम को कि उनकी बेटी को एक बहुत भयानक जानलेवा बीमारी है, और उस बीमारी का कोई क्योर नहीं है। मतलब वो इतनी रेयर है, इतने सब दुनिया में 2 या 3 लोगों को है, उसका कोई क्योर नहीं है, कि उनकी बेटी को बचाना एकदम नामुमकिन है। वो कहती है कि मेरी बेटी के डॉक्टर्स ने हमें बोला है कि आप सिर्फ कुछ दिन जो बच्चे के बच्चे उसको पूरा एंजॉय करवाओ, खुश रखो, आप उसे घुमाओ। तो उसको पार्क बहुत पसंद था तो मैं लाई। शुभम ना रिलेट करते करते खुद एक स्टोरी बताता है कि उनके पिता की भी मौत हो गई थी, और बहुत बीमारी की वजह से ही हुई थी, और वो समझते हैं कि वो लड़की की माँ किस दुख से गुजर रही होगी। वो थोड़ी बहुत बात करते करते लड़की का पता निकालने की कोशिश में लग जाता है कि अच्छा पर आप कहाँ रहते हो, कौन से डॉक्टर पे जाते हो, क्या पता मैं एक अच्छा डॉक्टर जानता हूँ। मतलब ऐसे ही बातों बातों में चीज़ें पता करने की कोशिश करने लग जाता है। बात करते करते शुभम को वो इलाका पता चल जाता है जिसमें वो बच्ची रहती थी। अब शुभम घर जाता है और बहुत इस बारे में सोचता है। वो सोचता है कि उस लड़की का बचना तो वैसे ही मुमकिन नहीं है, वो तो बहुत बहुत ही तकलीफ में है, वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दुख में है, वो तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित पहले ही है। क्यों ना मैं उसे मार के उसके सारे दुख खत्म कर दूं। शुभम बहुत सोचता है, मगर फिर शुभम अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाता। वो सोचता है यार मैं ऐसा हुई नहीं, मैं उसको मार के भी अगर मैं सवाल के जवाब भी ले लूँ, मैं फैमिली भी बना लूँ, मैं लाइफ टाइम खुशी नहीं रह पाऊंगा, मैं खुद के बच्चे कर ही नहीं पाऊंगा। वो सोचता है छोड़ो मैं अपनी ही बलि दे देता हूँ। अब बलि देने का प्रोसेस भी वो ऐसा तो नहीं खुद को मार देगा, उसको कुछ मतलब चैंट्स करने होते, उसको पूरा एक एटमॉस्फेयर बिल्ड करके सब कुछ तैयारी करके खुद को बलि देनी थी कि वो अपने सवालों के जवाब ले सके। शुभम फैसला कर लेने के बाद, पूरा फैसला कर लेने के बाद एक सर्कल बनाता है। वो चैंट कर रहा होता है, वो अपना मेडिटेट कर रहा होता है, वो पूरी प्रैक्टिस कर रहा होता है। जो बलि का एक प्रोसेस होता है वो सब फॉलो कर रहा होता है। वो चाकू उठाता है और चाकू जोर से चैंट करते करते सब कुछ, मतलब सारी चीज़ करते हुए जो एक बलि देते वक्त उसे करनी थी, जो अगर वो लड़की की भी बलि देता तो वो करता, वो सब करते करते उस सर्कल में बैठे बैठे वो एक चाकू उठाता है। उस चाकू को जोर से अपने सीने में घोंप देता है। जैसे ही वो चाकू उसके सीने में घोंपता है, जैसे खून बाहर आने लगता है, शुभम को दर्द नहीं होता। उसको एक वाइट लाइट दिखाई देती है, एक ऐसी लाइट जो उसको मतलब पूरा हर जगह जहाँ पे भी घूम रहा है वहाँ पे वो वाइट लाइट है, और आप समझ नहीं आ रहा उसे कि वो कहाँ पहुँच गए, क्या है। इतने में ही एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ आती है और शुभम को कहती है कि तू आ गई, इस बार तूने सही फैसला लिया। तो शुभम समझ नहीं पाता कि आ गई मतलब सही फैसला लिया मतलब। अब शुभम के दिमाग में यही बात थी कि कोई यूनिवर्स, भगवान कुछ तो उन्हें जवाब दे रहे हैं। तो वो अपनी बचपन की खुंदस निकालने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं कि आपने मेरे साथ इतना गलत करा, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों बनाई, मैंने किसी का आज तक एक बटरफ्लाई को नहीं मारा, मैंने आज तक एक इंसेक्ट को नहीं मारा, मेरे साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मुझे बचपन से इतने दुख देखने को मिले, इतना सब हुआ मेरे साथ। शुभम बहुत देर तक अपना दिल का सारा भड़ास, सारा गुस्सा निकालने लग जाता है और पूछता है कि बस क्यों, मुझे सिर्फ क्यों बता दो कि मेरे साथ ऐसा क्यों करा।
तब जो आवाज़ शुभम को सुनाई दे रही होती है, आप यूनिवर्स मान लो, भगवान मान लो, जो भी, वो आवाज़ सिर्फ एक बात बोलती है, रति अपना पुराना जन्म भूल गई क्या? अब यही। जैसे ही शुभम ये सेंटेंस सुनता है वैसे ही वो समझ जाता है, उसको सारी चीज़ समझ आ जाती है। जो भी लड़की की वो बचपन से कहानी ज़िंदगी देखता रहे, वो और कोई नहीं, शुभम का ही पिछला जन्म था, जब वो रति था और जब वो अपनी पावर से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से लोगों का गलत कर रहा था। उसे सब कुछ दिखा, उसे सब कुछ फील हुआ जो उसे आज रति फील हुआ था। और उसे ये भी फील हुआ कि कैसे वो मरने के बाद सालों तक, डेकेड्स तक, पता नहीं कब तक हेल में था। और जो टाइम हमारा है, ऑफ कोर्स वो यूनिवर्स का तो नहीं है, तो जहाँ पे अगर 1 साल चले हैं तो वो उसे वहाँ पे, मतलब उसे ये भी याद है कि वो कैसे सदियों तक नर्क की सजाएं भोगता रहा, काटता रहा, और फिर उसने भीख मांगी कि मुझे एक और मौका दे दो, कि मुझे एक और मौका दे दो, ये साबित करने के लिए कि अब मैं बदल चुकी हूँ और अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और तब भगवान ने, यूनिवर्स ने, पावर ने रति को मौका दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें फिर से अर्थ पे भेजूंगा और इस बार मैं तुम्हारी लाइफ बहुत टफ बनाऊंगा, बहुत टफ बनाऊंगा, और तुम्हारी लाइफ ऐसे बनाऊंगा कि तुम ऐसी ही सिचुएशन में जाओ जो तुम्हारी अभी की लाइफ है, कि तुम वही अघोरी की शिक्षा लो, तुम्हारे पे वही 2 पार्ट्स हो कि या तो तुम अपनी लाइफ सुधार सकते हो या तो तुम किसी और की लाइफ बचा सकते हो, या तो तुम किसी और के साथ बुरा कर सकते हो या अपने साथ बुरा होने दे सकते हो। मैं तुम्हारी लाइफ बहुत टफ बनाऊंगा, जितना तुमने किसी और की देखी होगी उस सबसे टफ बनाऊंगा, अगर तुम उस लाइफ को एंड्योर कर लेते हो और अगर तुम इस बार वैसे फैसले लेते हो जो अच्छे हो, जो दूसरों के हित में हो, तुम्हारे नुकसान में हो, तो तुम्हारी सज़ा खत्म हो जाएगी और तुम जी पाओगे। पर अगर ऐसा नहीं होता है, अगर तुम फिर से वही फैसले लेते हो या अगर तुम फिर से वही फैसले लेती हो जैसे तुमने इस जन्म में लिए थे, गलतियां करती रहती हो, तो तुम्हें फिर से एटर्निटी के लिए नर्क में सजा भोगने को बुला लिया जाएगा। रति इस डील को ले लेती है और उसका पुनर्जन्म होता है शुभम के शरीर में, शुभम बन के, और शुभम की जिंदगी बहुत टफ होती है। मगर इस बार शुभम किसी के साथ गलत नहीं करता और ना ही वो लड़की की बलि देता है, वो खुद को छोड़ देता है, खुद का बलिदान देता है। शायद इसी बात से भगवान में भी उस पर थोड़ी दया खा लेते हैं और शुभम उस चोट के बाद, उस इंजरी के बाद भी, अपने आप के शरीर में चाकू खोपने के बाद भी कुछ घंटों बाद जाग जाता है। जब वो जागता है तो निशान और घाव ज़्यादा बड़ा नहीं होता, शुभम सरवाइव कर जाता है और सरवाइव करने के बाद वो अपनी स्टोरी लोगों के साथ रेडिट पे शेयर करता है और वही स्टोरी आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अब इस स्टोरी के अंदर मैंने आपको कहा था ना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे मगर आपको एक लेसन भी मिलेगा। इस स्टोरी का अगर आप लेसन समझो, देखो, तो यही है कि आप जो भी कर्म करते हो या आप जो भी चीज़ करते हो, आपको लग रहा है कि आपको नहीं कोई देख रहा या आपको इस चीज़ का मतलब रिपरकशन नहीं मिलेगा, आप इस चीज़ को कर भी लोगे कुछ अगर बुरा कर रहे हो और आपको फल नहीं भोगना पड़ेगा, तो आप गलत हो। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में आपको फल जरूर भोगना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ही भोगना पड़ेगा। अगर आज आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो कल आपको आपके साथ उससे भी बुरा होगा, तो आप किसी के साथ बुरा ही मत करो। इसका एक ये भी लेसन हो सकता है कि आज बहुत लोगों की लाइफ बहुत टफ है और एज ह्यूमंस हम हमेशा सेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमारी लाइफ इतनी टफ है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी खुद की भी लाइफ बहुत टफ है। तो मैंने खुद को ये कह के समझा रखा है, या जितने भी लोगों को मैं फॉलो करती हूँ, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स को मैं फॉलो करती हूँ, या जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, या जितनी भी ज्ञान मुझे लगता है मैंने लिया है कहानियों से, किस्सों से, वो यही है कि आपको आपके कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। शायद में भी जो आज हमारी लाइफ थोड़ी टफ है वो हमारे पुराने जन्म के, पिछले जन्म के कर्म हो जो आज हम भोग रहे हो। पर अगर हम अपनी इस लाइफ को और आने वाली लाइफ को अच्छी करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप अच्छी चीज़ें करो। लाइफ में वैसे ही आजकल कलयुग चल रहा है, सब बहुत बुरे हैं, सब, कोई ऐसा नहीं है जो मतलब ही ना हो, कोई ऐसा नहीं है जो किसी और को तकलीफ दे के आगे ना बढ़ना चाहता हो, मगर ये आपको टेम्परेरीली मे भी आगे बढ़ा दे, पर ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है और ना ही आप इस चीज़ से ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो और ना ही आप इस चीज़ से ज़्यादा खुश रह सकते हो। अगर आपको ये स्टोरी और इस स्टोरी में दिया गया लेसन पसंद आया हो तो इस चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए, हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए, शायद थोड़ी बहुत लेसन वाली स्टोरीज़ के लिए, हॉरर लेजेंड्स के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।